2 तरह के पर्सन देखे। एक जो गेट के थ्रू गए थे और एक जो सर किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू एल-एन-टी के थ्रू और इस तरह की कंपनी की वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रही थी। तो अब इन लोगों का लाइफ देख रहा था कि कितनी बेहतरीन लाइफ चल रही है, इसी में इनकी वर्किंग चल रही है और वही सेम देख रहा था जब एल-एन-टी वाले इन लोग जो स्टूडेंट को यहाँ पे लेते थे, तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब। इस जगह पे जाएँ जहाँ पे थोड़ी-सी अपनी जीने का भी मौका मिले और एक लाइफ मिली है सर, इसको अपने हिसाब से जीना चाहिए, कितना दूसरे के हिसाब से जिए। और वहाँ से फिर अपने रास्ता मैंने खुद बनाना शुरू किया कि जो मुझे पसंद आएगा वो करेंगे, जितनी तकलीफ होगी मुझे होगी, हम सब कुछ करेंगे और जितना मुझे लोग बोलेंगे लेकिन अपने मन की जॉब लेंगे, जो भी हो खुद करेंगे, किसी दूसरे के कहने पर नहीं करेंगे। चाहे जितना भी मुझे अंजलि नाम है उसकी, तो वो डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रही थी सर। तो एक समय ऐसा आया था उसका कि अ, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी, कोविड के टाइम पे ही सर। तब उसको ना आप ही का पीडब्ल्यू वाला बैच था ना, उस समय पीडब्ल्यू जस्ट लॉन्च ही हुआ था, तो उसको वो मैंने दे दिया था कि पढ़ाई करो इसी से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास पर्सन है, क्योंकि आपने जनरली स्टूडेंट से ये सुना होगा कि सीपीडब्ल्यूडी सबकी फर्स्ट चॉइस है एसएससी जेई में। आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिनकी फर्स्ट चॉइस जब फॉर्म फिलिंग में पूछा जाता है आपसे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, तो जिनकी फर्स्ट चॉइस ही सीडब्ल्यूसी थी और उन्होंने उस डिपार्टमेंट को अचीव किया। उस डिपार्टमेंट को अब अपने हाथ में अपनी जो एक सीट उनको लेनी चाहिए थी वो ले चुके हैं और फाइनली इस बार के एसएससी जेई के रिजल्ट में सिलेक्शन ले लिया है। तो उनका नाम है सोनू कुमार और उनकी ओवरऑल जर्नी जो रही है तैयारी की, बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ही कठिन रास्तों से निकल के उस बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से, हमारी तरफ से। आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा। तो सर शुरू करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वेलकम सोनू। प्रणाम सर। तो सोनू जरा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी ओवरऑल जो जर्नी है वो कैसी रही। स्टार्ट कैसे हुई और कहाँ तक ये मतलब अब सीडब्ल्यूसी सीट तक कैसे ये जर्नी ये खत्म हुई है? ये ख्याल क्यों आया कि आप एसएससी जेई का ही एग्जाम दोगे? इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए? साथ ही साथ आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप शेयर करना चाहते हो, जो 2025 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपनी ही इंस्पिरेशनल होगी। अपनी पूरी जर्नी सीडब्ल्यूसी तक एक बार सारे स्टूडेंट को बताइए क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना हमने इससे पहले तुम क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर करते रहते थे, जो एक स्टूडेंट और टीचर आपस में करते हैं, बताते हैं, एक-दूसरे को सँभालते हैं। तो उस टाइप से जितना हम जानते हैं, बाकी आज डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, बताइए। सर स्टार्टिंग ये हुई थी कि जब मेरी 3rd ईयर जब खत्म हुई थी, तो सबको सभी के इंटर्नशिप लगती है। तो मेरी इंटर्नशिप सर लगी थी आईओसीएल में मतलब और तुम ये बरौनी सोनू तुम डिप्लोमा होल्डर हो या डिग्री होल्डर हो? डिग्री होल्डर हूँ, डिग्री बीटेक किया हूँ होल्डर। ना एनआईटी से। एनआईटी कौन सी? एनआईटी से बीटेक किए हो आप? हाँ सर, एनआईटी सिलचर से मेरी बीटेक हुई है सर। गुड, गुड, वेरी वेरी नाइस। गुड। तो मतलब पहले तो बीटेक में एडमिशन लिया, एनआईटी सिलचर मिला, हाँ? उसके यस सर। बाद थर्ड ईयर में तैयारी इंटर करना शुरू किया। ना सर 3rd ईयर में से मुझे इंटर्नशिप लगी थी, तो बरौनी रिफाइनरी आईओसीएल में लगी थी सर। हुँ, तो उस जगह पे जब मैंने वर्क किया मतलब 1.5 मंथ की लगी थी। तो जब मैंने 1.5 मंथ वहाँ पे वर्किंग किया, तो वहाँ पे मैंने 2 तरह के पर्सन देखे। एक जो गेट के थ्रू गए थे और एक जो सर किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू एल-एन-टी के थ्रू और इस तरह की कंपनी की वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रही थी, तो उनके थ्रू गए थे। और जब मुझे 3 इंजीनियर के अंदर में वर्क करने का मौका मिला। तो अब इन लोगों का लाइफ देख रहा था कि कितनी बेहतरीन लाइफ चल रही है, एसी में इनकी वर्किंग चल रही है और वही सेम देख रहा था जब एल-एन-टी वाले इन लोग जो स्टूडेंट को यहाँ पे लेते थे, तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति थी, जबकि वो भी एनआईटी किसी कोई कालीकट का था, कोई सरथल का था, इस तरह करके थे। और उनकी जो वर्किंग स्थिति देखी, तो एक तो वहाँ पे गर्मी था, इतनी हीट टेम्परेचर में भी वो बॉयलर सूट पहन के और उससे कि इतनी गर्मी थी कि व्हाइट पैचेज़ बढ़ जाते थे उनके सर पे। और एक इनको देखता था कि एसी में बैठ के अपना गेट क्वालीफाई करके जो ये लोग गए थे, तो इनकी लाइफ़ एक ज़बरदस्त चल रही है। तो उसी समय से लाइफ़ को नज़रिया बदल गया कि ये हमारे ही हाथों में है कि इसको बेहतरीन बनाएँ या फिर इसको इस तरह के दोनों नज़रिया वहाँ मैंने देख लिया। और जब वहाँ से बाहर निकला तो फिर उसके बाद मैं जो भी कंपनी आती थी तो उससे बराबर सोचता था कि किस तरह की मुझे लाइफ़ देगी। या मेरे जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा देगी या फिर जो दूसरा वाला था वो देगी।
और सिविल में आप कंस्ट्रक्शन में आप समझ ही सकते हो सर कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है। और इसमें बिल्कुल। कहने की बात है नहीं। तो कॉलेज में कंपनी आई, कई कई सारे में तो फॉर्म तक नहीं भरा। सबकी स्थिति ठीक नहीं थी और वैसे भी कोविड के बाद तो स्थिति और खराब थी सर, अभी खास करके सिविल वाले की। तो मैंने सोचा कि लगभग 4th ईयर में जब गया था और जनवरी-फरवरी के आस-पास में मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए? क्योंकि कंपनी सही से मिल भी नहीं रही है। जहाँ तक पता चल रही है कि जो कंपनी आ भी रही है, वो उतनी ठीक की ढंग की है भी नहीं। तो अंत में मैंने सोचा चलो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। एक कोर्स ले लिए कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए। जब 5-6 महीने पूरा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो गई, तब मुझे झटका ये बात का लगा कि ये मुझसे 1-2 साल में तो होने वाला है नहीं। क्योंकि मैं अपने बारे में जानता था सर कि और को पता था कि मुझे आईएएस क्लियर करने के लिए कितना करना पड़ेगा। एक तो प्रीलिम्स है, मेंस है, उसमें स्टैटिक, डायनामिक सब चीज़ को पता करना रहता है। ऊपर से बिल इंटरव्यू है 21 का और मेरी फैमिली स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वो लोग ऑलरेडी मैं सर लोन लेके पढ़ रहा था। मतलब ये जो जो भी मैंने किया था एग्रीकल्चर में एडमिशन हुई थी, तो वो भी मैंने लोन लेकर ही गवर्नमेंट से बिहार सरकार से लोन लेकर ही अपनी सारी पढ़ाई की थी। तो जब पापा फिर क्या ये करते हैं तुम्हारे? मेरे पापा सर खेती करते हैं खेती और करते हाँ, तो बस खेती ही करते हैं और दूसरा कोई इनकम का सोर्स तो है नहीं सर। तो अब समझ मेरी अपनी सकते हैं। स्थिति इतनी स्थिति देख के समझ में आ गई सर कि मतलब यूपीएससी तो होने वाला है 2 साल में है नहीं और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सबसे बड़ा मैं अब फैमिली में सर मैं ही बड़ा हूँ। हुँ, तो हुँ, सारी ज़िम्मेदारी भी देखना पड़ता था कि नहीं कॉलेज से निकलूँगा पापा लोग को लगा था कि जॉब लग जाएगी लेकिन हुँ, अब ऐसी स्थिति है कि अगर मैं जॉब लेता हूँ तो फिर मेरी लाइफ़ टेंशन में परेशानी होगी और ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं देख चुका था अपने आँखों से। अगर वो बरौनी में रिफाइनरी में इंटर्नशिप नहीं लगती तो चलिए वहाँ जाके पता करता लेकिन एक बार मैं सब कुछ देख चुका था। बिल्कुल। तो वहीं से पार्टी बदली हुई थी कि कहीं ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे थोड़ी-सी अपनी जीने का भी मौका मिले और एक हुँ, लाइफ़ मिली है सर इसको अपने हिसाब से जीना चाहिए। कितना दूसरे के हिसाब से जिए और वहाँ से फिर अपने रास्ता मैंने खुद बनाना शुरू किया कि जो मुझे पसंद आएगा वो करेंगे। जितनी तकलीफ होगी मुझे होगी हम सब कुछ करेंगे और जितना मुझे लोग बोलेंगे लेकिन अपने मन की जॉब लेंगे, जो भी हो खुद करेंगे। किसी दूसरे के कहने पे वो नहीं करेंगे, चाहे जितना भी मुझे बिल्कुल। और ये सोचते हुए मैंने प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर रखी थी और वहाँ से कॉलेज से बाहर आ गया विदाउट एनी जॉब। अब वो आने के बाद कुछ-कुछ कंपनी थी, फिर भी पेंडिंग में बची हुई थी कि ये सब बची है, कुछ पीएसयू बची हुई थी कि अब ये लोग कॉलेज के बाद भी ले सकते हैं, तो फिर इंतज़ार में था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, पता भी नहीं चला। ठीक है? और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गई, ना जॉब रही मेरे हाथों में, ना कुछ रही और एक अच्छे लाइफ़ की जो जनरली एक पर्सन मेरे जैसे पर्सन का तलाश करता है, लेकिन उसे मिली भी नहीं। बिल और उसके बाद 1-2 कंपनी भी आई, ऐसे ही रिज़्यूमे इधर-उधर डाल के देखा कि क्या होती है। तो 1-2 कंपनी आई, एक फिर फ़ोन आया कि तुम्हें 30,000 के आस-पास में मंथली देंगे और 8 घंटा काम करना पड़ेगा। मैंने गलिया दिया सर उनको, देखिए कि मैं इतनी सही लाइफ़ ढूँढ रहा हूँ, क्या मुझे ऑफ़र कर रहे हो? तो देखो मतलब फ़ोन काट दिया। उस टाइम से बड़ा डिप्रेशन में चलने लगा कि मतलब इतना साल पढ़ने के बाद भी और मेरे पास एक ऐसी जॉब नहीं मेरे पास है जो मतलब अ, मतलब मेरी फैमिली तक चला सके और पापा-मम्मी तो बोल देते तुझे जो करना है कर, कोई मतलब तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जब तक हम लोग हैं तब तक सब कुछ देख लेंगे। फिर तो उसके बाद आपने पीडब्ल्यू का कौन-सा बैच जॉइन किया? तो लगभग सर उस समय चेक-चाक कर रहा था कि कौन-सा ऐसी जॉब लें, क्योंकि यूपीएससी तो होने वाली फर्स्ट टर्म में थी नहीं और ऐसी कोई जॉब चाहिए जो मुझे फर्स्ट टर्म में निकाल सकूँ ताकि आगे भी प्रिपरेशन कर सकूँ क्योंकि मैंने इतना सारा कुछ पढ़ा और सबका यूज़ भी तो करना था। तो फिर पता चला कि एसएससी का कि ऐसी एग्ज़ाम है जो ये सब करवाती है और इसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट है, मैं जब इसका सिलेबस देखा तो मुझे लग गया कि नहीं इसे एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें फर्स्ट टाइम में क्वालीफाई कर सकता हूँ। और इससे पहले मैं अपनी बहन को ना मेरी एक सिस्टर है, अंजलि नाम है उसकी, तो वो डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रही थी सर। तो एक समय ऐसा आया था उसका कि अ, पढ़ाई-लिखाई छोड़ दी थी, कोविड के टाइम पे ही सर। तब उसको ना आप ही का पीडब्ल्यू वाला बैच था ना, उस समय पीडब्ल्यू जस्ट लॉन्च ही हुआ था। तो उसको वो मैंने दे दिया था कि पढ़ाई करो इसी से, घर पे ही पढ़ाई हो जाएगी और मुझे ये भी नहीं पता था उसमें कि पीडब्ल्यू किस तरह का प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जैसे ही वो 1 साल नहीं लेकिन दूसरे साल में उसने नीट क्वालीफाई कर ली और उसको एनएमसीएच पटना मिल गया था। अच्छी रैंक लाई थी, उसमें अपना मिल गया था अमेज़िंग, और उस अमेज़िंग। बहुत अच्छे। जैसे ही सर सोचे कि आप लोग पीडब्ल्यू प्लेटफ़ॉर्म से जब वो देखे थे ना उसको पढ़ते हुए, बहुत घंटे पढ़ती थी, तो उसका भी मेहनत है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा ही सब कुछ दिया हुआ है। और वो सर फर्स्ट ईयर में लास्ट में एनाटॉमी की गोल्ड मेडलिस्ट बनी थी अपने कॉलेज की।
तो हुँ। इससे समझ में आ गया कि बहुत अच्छी उसकी स्ट्रॉन्ग बेसमेंट बनी है। तो जो इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है, तो उसी समय मैंने देखा कि एसएससी चलो करेंगे लेकिन फिर किससे करेंगे? तो एक आपके बारे में ऑलरेडी पता था, तो मैंने बैच ले लिया। लगभग उस समय शायद ऑफर में से 2000 समथिंग कुछ पड़ा था। तो उसी में मैंने जॉइन किया बैच और कोविड के टाइम पे तो ऐसे भी क्लास अच्छे से हुई नहीं थी। तो कि कितनी होगी कॉलेज में तो पता नहीं होगा, तो कुछ पता-वता था नहीं सही से। बस मतलब क्लास हो गई थी और अपना सीजीपीए आता गया। लेकिन नॉलेज वो भी सिविल में डेप्थ तक थी नहीं और इस एग्ज़ाम के लिए डेप्थ के लिए ज़रूरी थी। तो मैंने यही एसएससी की यही वाली बैच थी, अशोका बैच भी उस समय स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुई थी। मैंने उसको परचेज़ कर लिया। तो शुरुआत में बस चलता गया। लेकिन जैसे-जैसे पढ़ा था ना धीरे-धीरे बहुत चीज़ ऐसी लगा कि सब नई चीज़ है जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया आज तक। और एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कम से कम इन लोगों को बहुत डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सोच के सर धीरे-धीरे इस सब में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। वक़्त लगा और अब इंटरेस्ट जागने लगा। अब ऐसा अंदर से लग रहा है कि नहीं, अब सही रास्ते पे हम चल रहे हैं, एक दिन हो जाएगी। जॉब होगी नहीं वो बात की बात है, लेकिन अब हमको इतना कि एक रास्ता मिल चुका है, गाइडेंस चल रही है, गाइडेंस हो रही है। पर डे का 10-10 घंटा का क्लास चल रहा था। मैं भी खुशी से अपने खेतों में ही बैठ के अपना ट्राई कर रहा था सर। वहीं झोपड़ी में बना के वहाँ पे कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं तैयारी के करता था। बच्चे, बहुत अच्छे तो बच्चे। बस मस्त चल रही थी और अच्छी लग रही थी। और आपका सारा नोट जो है सर मतलब बनाते जा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि इतनी बढ़िया सब कुछ चल रही है, अच्छी नोट है तो इसको नोट भी करना पड़ेगा। वक़्त लगता था, 2-2 घंटे क्लास तक 3-3 घंटे हो जाती थी पर नोट भी बनाते जा रहा था अच्छे से। और उसके बाद सर लगभग जनवरी के क्रॉस करते ही ना, पहली बार सर इनको अंकुर सर को देखा था। और इनकी पहली स्टार्ट हुई थी एनवायरनमेंट हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी की 2 क्लास मैंने की थी। और उससे पहले जो पढ़ने का मेरा तरीका था, कुछ अलग था। लेकिन जब इनसे मिला ना कूल मतलब इतने ज़्यादा इंप्रेशन मुझे डाले कि पढ़ाई कैसे करनी है ये मुझे समझ में आ गया। कि ब ये मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे समझ में आया कि किसी भी चीज़ को कितना डेप्थ तक जानना पड़ता है और कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। इ इनसे ये चीज़ समझ में आया कि कोई भी चीज़ है जितना भी बोरिंग हो या अच्छी हो, डिपेंड नहीं करता है बस वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने डेप्थ में जाके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और बस इसके बाद तो सर मतलब अलग ही मेरी पढ़ाई जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद तो कुछ भी हो मज़े में पढ़ना शुरू कर दिया था एकदम। और उसके बाद इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगने लग गया ना कि मैं आप लोग की क्लास जो होती थी पहले करता था और इनकी लास्ट में करता था। क्योंकि लास्ट तक में दिमाग थक जाता था लेकिन जैसे ही इनका शुरू करता था 2-2 घंटे 3 घंटे कब बीत जाती थी पता नहीं चलता था। और मतलब बड़ा अंकुर इंटरेस्ट सर लगा था। सैचुरेशन में जाने के बाद भी आपके माइंड को रिलैक्स कर देते थे। हाँ, ये बात थी जी। और अच्छी लग मतलब कि इतने ज़्यादा मतलब कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इनसे इतना ऑब्सेशन इनसे होने लग गया ना कि बस लगातार ये इंटरेस्ट होता था कि बाकी सब क्लास करना है, इनकी करना है। और मैं एक दिन पीछे चलता था चूँकि हुँ, और बस करता गया। और फिर एनवायरनमेंट पर या हाइड्रोलॉजी पर ये दोनों ऐसी चीज़ थी सर जो मैंने सही ढंग से कभी पढ़ी नहीं थी। और हुँ, जब इनसे पढ़ी तो मेरे दोनों का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा माइंड में बैठ गया कि मतलब उसका तो बहुत कम चांस होती थी जब एक एग्ज़ाम देता था ना, कहीं भी टेस्ट देता था, बहुत कम चांस होती थी कि वो एरर हो। और डेप्थ तक मुझे पता चल गई। तो बड़ी मतलब खुशी हुई कि एक इनको मैंने बड़ी ज़्यादा उसके बाद मैं हर सब्जेक्ट को अप्लाई करना शुरू कर दिया कि जहाँ भी एक टर्म भी दिक्कत देती थी, उसको भी पूरा बढ़िया से क्लियर होके समझने की कोशिश करता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी एसएससी निकलेगी कि नहीं निकलेगी या फिर कोई और निकलेगी, नहीं निकलेगी। ये सोचा था एसएससी नहीं निकलेगी तो आरआरबी नोटिस आ गया था वो निकलेगी तो फिर एसएससी देंगे, फिर आरआरबी देंगे। लेकिन अब अपनी लाइफ़ सर शुरू कर दी थी कि भाई अपने लाइफ़ से अपने हिसाब से चलना है सर। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोलता था कि बीटेक करने के बाद ही बैठ गए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस इस तरह से मज़ाक में ले लेता था कि हम जानते थे कि हम अपने-अपने में क्या करते जा रहे हैं और अपना रास्ता सर अपने बनाते चले गए और पढ़ने का तरीका अपने हिसाब से बदले, एन्जॉय करने लगे सर उसके बाद, तो ठीक है? पढ़ने के और तरीके में मतलब क्या ऐसा बदल दिया? क्या क्या तो हर चीज़ मतलब कुछ भी होता था ना, जब तक वो मुझे बोरिंग लगती थी, तब तक ऐसा लगता था कि मेरे में कमी है, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? और अगर कभी-कभी कोई चीज़ ऐसी बात है जो टीचर ने बताया और कुछ ऐसी कमी रह गई, तो उसको कहीं और से ढूँढ के उसे इस तरह से पूरी तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है और अपने अपने हिसाब से उसको एनालाइज़ करके तैयार करना है, कि अगर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी ये चीज़ मुझे तुरंत काम में आ जाए, ठीक है? और ये मैं खूब करने लग गया। उसके बाद हर चीज़ को ढूँढ-ढूँढ के होता है ना कि वो लेयर बाय लेयर हर चीज़ जानने की कोशिश कर गया, हर चीज़ में ढूँढना शुरू किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ और उसके बाद मुझे जब टेस्ट देता था ना, तो इस बात की मुझे दिक्कत वो नहीं होती थी कि मैं कितना स्कोर किया, बस कहाँ गलती किया और कितनी बची है, इस पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था, कि ये कौन-सी एरिया है जो मुझसे छूट गई है। और पढ़ने के तरीके में कभी-कभी ऐसा करता था रिवीजन में, कभी एक बार शुरू से पढ़ता था लास्ट तक जाता था, कभी लास्ट से आके शुरू तक आता था। तो इस तरह से मुझे कोई पार्ट ऐसा बचा ही नहीं जो मुझे नहीं पता।
बस करता गया, इंटरेस्टिंग वे में करता गया, अपने हिसाब से बनाता गया। अ, और बहुत बेहतरीन जर्नी रही सर। ये लगभग क्लास सर आपकी लगभग अप्रैल के आस-पास मई तक में चलती रही। उसके बाद एग्ज़ाम के 7-8 दिन पहले तक भी क्लास चलती रही। उतना प्रैक्टिस का समय भी नहीं मिला, लेकिन खुश थे कि हाँ, प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही है। तो जिस दिन एग्ज़ाम था तो पापा को बोल दिए थे कि अगर इस बार ना भी हुआ ना तो परेशान होने की बात नहीं है। मेरे रास्ते सही हो गए हैं, मतलब खुल गए हैं। कभी न कभी ये नहीं तो रेलवे ले लेंगे, रेलवे नहीं तो कोई और ले लेंगे। और अब ये मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है बच्चे बिल्कुल। में कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलता है, होना नहीं चाहिए किसी बच्चे के साथ ऐसा, बट अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलता तो उसमें ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि नहीं हुआ तो अगला रास्ता है मेरे पास। अपनी तैयारी, अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़ अभी तक की बातों से मुझे ये लगा सोनू ने एक स्टेटमेंट को बड़ा सीरियसली ले लिया कि आपने भी बहुत बार वो लाइन सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। धूम मचा इसीलिए आसपास के जो लोग बोलते गए ना, बस हंसते मुस्कुराते मतलब शांत रह के सुनते रहना। बस एक टाइम आएगा जब मेरा रिजल्ट एसएससी जेई की जो पीडीएफ होगी, तो भाई सिलेक्शन लिस्ट होगी, बिल्कुल। उसका जो जवाब होगा ना, वैसा जवाब कभी नहीं दे पाओ। खामोशी का क्या राज है भाई? इतना खामोशी से इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, इतना कुछ मतलब अमेज़िंग है। मैंने सर मैंने अपने रास्ते से खुद बनाना शुरू किए। फिर मैं सोचा था कि गिरूँगा भी तो खुद सँभलूँगा, मुझे कोई सँभालने वाला है नहीं। और अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो इसका पूरी ज़िम्मेदारी मुझ पर ही आएगी। तो और अगर मैं अच्छा करता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो उसकी पूरा फल मुझे ही मिलेगा। तो ये सोच के सर कि अब जो करना है मैं ही करने वाला हूँ। बस मैं करता गया और उस समय पापा को बोल दिया था कि अगर ना भी हुआ ना तो परेशान मत होइएगा। मैं अब इतना है कि सिलेबस कंप्लीट हो गई है, आज नहीं तो कल कभी न कभी ले ही लेंगे। पापा फिर कुछ नहीं बोलते थे, उनको पता था कि जिस लड़के ने एक गर्ल्स को एमबीबीएस तक पहुँचा दिया है, तो उसको इतना मतलब टेंशन नहीं लेते थे। मतलब तो फिर मैंने खुद ये मतलब रिलैक्स खुद में मैं प्रिपरेशन करता रहा बिल्कुल, सर। मैं और सुनूँ आपकी बात एक बार रोककर मैं थोड़ा स्टूडेंट को क्लियर कर दूँ ये चीज़। बच्चों ये वो शख्सियत है, जिसने खुद पहले मेहनत की, घर का बड़ा बेटा होने के नाते, सबसे पहले खुद चलना शुरू किया। तमाम परेशानी आप सुन ही रहे हैं, भई जैसे लोन से पढ़ाई की है, उसके साथ-साथ खुद एनआईटी कॉलेज से बीटेक करना, एनआईटी कॉलेज तक जाना, वहाँ पर अच्छा-बुरा सब कुछ देखना अपनी आँखों से, ट्रेनिंग पर ये जाते हैं, मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूँ, ये ट्रेनिंग पर जाते हैं, वहाँ जाके दोनों फेज़ देख लेते हैं। एक वही कैंडिडेट गेट क्वालीफाई करके बैठा है, एक जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फील्ड में। उसके बाद तैयारी करने का मन बनाया, तैयारी करने के साथ-साथ अपनी बहन को जो है एमबीबीएस कोर्स के लिए वहाँ तक पहुँचा दिया, उसमें भी पीडब्ल्यू का बहुत बड़ा रोल रहा। और अभी जैसा सोनू बता रहे हैं कि अशोका बैच जो हम लोगों का एक बहुत मास्टर ही बैच है। मास्टर बैच है, बहुत ही फेवरेट बैच रहा है हमेशा ही। इसको हमने इतना संजो के रखा है ना, इतना तरीके से इसको इस बैच को हम रन करते हैं कि हर एक स्टूडेंट का एक फेवरेट बैच है। उस बैच के थ्रू सीडब्ल्यूसी आज इनको मिल गया है। उसके बाद प्रॉब्लम्स भी रही हैं, खामोशी से इन्होंने मेहनत की है। तो यार इतना पेशेंस कैसे भाई? इस एज में पेशेंस ये एक अलग चीज़ है। मतलब इस आपने जो इतना लंबा जो टाइम दिया जर्नी रही, उसमें आपको मोटिवेशन जो इंटरनल मोटिवेशन है, वो चलो फैकल्टीज़ को साइड रख देना, फैकल्टीज़ को काउंट नहीं करना, अपने पेरेंट्स को, फैमिली को काउंट नहीं करना आपको। आपको ये बताना है इसके अलावा क्या चीज़ थी, आपका क्या विज़न जो भी था ओवरऑल जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की? मैं बताया सर वो इंटर्नशिप जिस समय हुई थी ना, तो उस हुँ, समय 2 लोगों का देख लिया था। एक की इतनी बुरी हालत थी, हुँ, मैं समझ गया कि अगर मैंने सही से मेहनत नहीं किया टर्निंग तो एक पॉइंट दिन था मेरी एक। ये हालत होने वाली है। मतलब वो आपकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। तो और अगर मैंने सही ढंग से सही जगह मेहनत किया तो एक ये एसी रूम वाली जॉब मिलेगी और अगर एक नॉर्मली चलता रहा, ईज़िली वे में चलता रहा, उतना तकलीफ नहीं उठाऊँ तो एक दिन ये पैसे वाली कंपनी में जाऊँगा और इतनी बिल्कुल, मेहनत करना पड़ेगा जिसमें अपना खुद के लिए समय नहीं है। बिल्कुल। तो ना बच्चों सोनू की इस बात को मैं इस तरीके से आपको बोलना चाहूँगा कि देखो सच्चाई में हमेशा जीना चाहिए। सच्चाई को देखने की कोशिश करो, सच्चाई को झेलने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए और सच्चाई में जब तक आप ऑनेस्टली नहीं जाओगे, चीज़ों को नहीं देखोगे, उसके बाद खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ना।
तब आप जो आप चाहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज डिपार्टमेंट तो सर कोई भी मिल ही जाता। बिल्कुल बिल्कुल ये वो कैंडिडेट है जिसके लिए हम बात कर ही रहे हैं कि सीपीडब्ल्यूडी प्रायोरिटी छोड़कर सीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया। केवल किस लिए? कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीने वाला डिपार्टमेंट चाहिए, सुकून वाला डिपार्टमेंट, मतलब फील्ड से फील्ड में नहीं जाना है। और जैसा कि अभी सोनू ने बताया कि इनके जो बैचमेट्स हैं वो कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मतलब बाकी कंपनीज में है ना, पीएसयू में है क्या, कौन सी कंपनी में, क्या क्या बताया था आपने? एक कई सारे फ्रेंड हैं जिसको सॉफ्टवेयर में सबको जॉब लगी थी। तो कोई सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर है, तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई फ्रंट एंड ये फुल स्टैक डेवलपर है। तो हम्म। इस तरह के लोग थे। तो हम्म। कभी-कभी लगता था कि मेरे सारे फ्रेंड ऐसे हैं और कोई-कोई किसी-किसी को तो जो जिस समय कॉलेज थी सबको पढ़ाया था, तो सब जॉब में कर रहे हैं और हम यहाँ आज मतलब रोज़गार ही समझिए बैठे हुए हैं। लेकिन इतना था कि सर कभी न कभी कर लेंगे, क्योंकि हम जिस तरह का लाइफ़ चाहते हैं, वो उधर भी उन लोग को नहीं मिली। ऐसा बात ये भी मैंने देख लिया था। तो हम्म। उसके बाद सर जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुई ना, तो मैं उस एग्ज़ाम के दौरान सर मैंने लगभग 169 अटेम्प्ट की थी 200 में। तो कुछ नेगेटिव गई, फर्स्ट टाइम था और उतना प्रैक्टिस का समय भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि लास्ट तक मैं शुभम सर बताएँगे रेलवे का जो रेलवे इंजीनियरिंग का जो वो था क्लासेस, लास्ट तक चली है। हाँ एग्ज़ाम लास्ट के में आस-पास में लास्ट तक 1-2 चली। दिन तक मतलब कि 2 दिन 3 दिन पहले तक चली थी, मतलब बची हुई थी मात्र। तो कुछ-कुछ चीज़ें प्रैक्टिस भी उतना नहीं हो पाई, लेकिन इतना था कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा और रिदम को सर तोड़ने वाले नहीं थे। अब शुरू कर दिए हैं तो अब इसी में चल रहा है। तो 169 के आस-पास अटेम्प्ट किए थे, कुछ नेगेटिव गई और लास्ट के 135 मेरा प्री का गया था। और ये जब यूपीएससी देता था तो मेरा इतना भी नहीं जाता था। मुझे लगा कि नहीं बहुत चलो जो भी है हाँ, बढ़िया है। बिल्कुल। सोनू देखो, ये तो आपकी बड़ी अमेज़िंग स्टोरी है, आपकी मेहनत है और जो आपने बताया इससे हमें खुद कहीं न कहीं लिटरली बताएँ, मतलब यार आपके पेन को, आपकी मेहनत को देख के ये लग रहा है कि यार मतलब हमें खुद मोटिवेशन मिल रहा है। ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा। बिल्कुल सर मतलब बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है। बाकी इंजीनियर्स वाला की फैकल्टीज़ के लिए, इंजीनियर्स वाला टीम के लिए कुछ बोलना चाहोगे? जो आपको जो भी आप नहीं, एक चाहते तो मैं जानना मैं बोलना चाहता हूँ सीपीटी 2 के लिए स्पेशली सर, उसके बाद मैं आपकी बातों को करूँगा। बिल्कुल। उसके बाद से मैंने ना अ, फर्स्ट जब क्लियर हो गई थी, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन सीपीटी 2 के लिए शुरू किया। जो आपकी क्लासेस थी वो सब कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में पर डे लगाना शुरू किया सर। और एक बार में तो एक-एक देता था, एक समय ऐसा आया कि पर डे 2-2 मैंने देना शुरू कर दिया और लगभग सर आपके अलावा जितने भी लगभग इंडिया में जितने भी टेस्ट सीरीज़ अच्छे-अच्छे थे सबको मैंने दे डाला। और इसका ये फ़ायदा हुआ मुझे सीपीटी 2 में कि जिस दिन एग्ज़ाम था सर उस दिन की रात में मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई सर। इतनी एंग्ज़ायटी हो गई थी, क्योंकि इतना मेहनत किए थे और बेचैनी थी कि पूरी रात में नींद रात को 2 बजे उठ के नहा रहे थे कि इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी और रात में नींद ही नहीं आई। लेकिन सुबह जब एग्ज़ाम में सेंटर में पहुँचा और जैसे ही टीसीएस में अंदर गया तो फुल एसी लगी हुई थी, माइंड शांत हो गया और जितना भी मैंने क्या किया था, नहीं किया था, कितनी तकलीफ़ थी, कितना रात में सो भी नहीं पाया, वो सब भूल के आराम से अब जो करना है अब यही करना है। और मैंने सर 200 ये 100 क्वेश्चन थी उसको बनाने के लिए 120 मिनट। मैंने 1 घंटा 20 मिनट में लगभग 91 क्वेश्चन बना दिया था। और फिर वाह, क्योंकि एक वाह! बार टाइम देखा तो जो लोग कहते थे ना कि टाइम बहुत कम मिलता है, तो इतनी प्रैक्टिस मैंने की थी कि बस 1 घंटा 20 मिनट में 91 या 92 के आस-पास पहुँच गया था। उसके बाद लगा कि मेरे पास बहुत अच्छी गई है और कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने 10 मिनट के आस-पास में लगभग 30 मिनट आस-पास मेरे पास बच गई। उस 30 मिनट में मैंने सर 4-5 बार मैंने रिव्यू मारा था, शुरू से लेकर लास्ट तक में और उसमें खुद अमेज़िंग से सर यार, गज़ब हो गया। बाकी बच्चे कहते हैं टाइम नहीं रोते रहते मिलता हैं, हर एक स्टूडेंट रोता रहता है, टाइम नहीं मिलता सर टाइम टाइम कम नहीं देता मिलता, है टाइम कम है। बच्चा ये बोल तो रहा ये है ये वो तो कह रहा है 1 घंटे 20 मिनट में मैंने एसएससी का पेपर और सर 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बाद वो 30 मिनट बच गए, रिवाइज़ लिटरली कर रहा है। लिटरली तो ऐसा होता है सीखने की ज़रूरत है। कि प्रैक्टिस इंसान इतनी कर ले उसके बाद कुछ नहीं बचे बोले पेपर पेपर को तो फिर हम देखते ही उड़ा देंगे वही चीज़ है ना, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई कि यार वो टाइम बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा। चीज़ें जहाँ आपको मतलब हर क्वेश्चन में 5-5 सेकंड बचेंगे, लास्ट में अच्छा खासा टाइम बचेगा। बिल्कुल अमेज़िंग यार, ये तो तो बहुत सर ही मतलब सही। जिस समय उतना टाइम बच गया था लगभग 30 मिनट के आस-पास मेरे पास एप्रोक्स समय बच गई थी। तो एक बार मैंने फर्स्ट बार जो मारा गया मैंने टिक जो किया था लगभग 95 क्वेश्चन मार दिया था 100 में से। हुँ। और फिर 1-2 बार रिव्यू किया ना कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं मतलब इस पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन छोड़ा था जो मुझे शायद पता ही ना हो, शायद हुँ, टोटली पता ना हो या फिर बाकी जिसे जितना मुझे पता था वो प्रैक्टिस अच्छी थी तो इतना कन्फर्म था कि होगा भी तो सही ही होगा। तो लगभग फिर 2-3 क्वेश्चन मैंने हटा दिया। तो लगभग हुँ। 93 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हुए थे
और उसके बाद 3-4-5 बार रिव्यू कर लिया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है, अब जो होगा अब इसी में करना है। और उसके बाद सर अ, लास्ट में 3-4-5 मिनट में मैं आराम से अपना रिलैक्स हो गया कि जो होगा सो होगा। और उसके बाद अपना छोड़ दिया सर। तो जैसे मुझे नहीं पता कि मेरी स्कोर कितनी गई है, लेकिन वो इतना है कि जब डिपार्टमेंट भरने की बारी आई तो अ, अब ये सोचा कि कब करे तो करे, डिपार्टमेंट जो चॉइस करना था तो उसमें मैंने ये सोचा कि मेरे जो पसंद की जॉब थी वो क्या करूँ मैं? क्योंकि मैं मुझे तो ज़्यादा पैसे पीछे पड़ना नहीं है, इस तरह की लाइफ मुझे पसंद शुरुआत से ही नहीं थी। तो कुछ ऐसी चाहिए जो सुकून की हो और जितना पढ़े कुछ इसी में एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सके। बाकी समय सर ज़्यादा टेंशन थी कि पैसे भी हैं, सब कुछ है, पर लाइफ उतना समय नहीं मिल पाएगा, कहीं पे परेशानी थी। लेकिन एक सीएसडब्ल्यूसी ऐसी डिपार्टमेंट थी सर जिसमें ऐसा लगा कि मतलब ऐसी सिविल तो ऐसी कंस्ट्रक्शन के लिए मानी जाती है और एक ऐसी डिपार्टमेंट जिसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। भाई इससे बड़ा करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इससे ज़्यादा मेरे पास और क्या चाहिए? मैंने सर सीडब्ल्यूसी पकड़ लिया और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ये डाला और फिर दूसरा में फिर वैसे फटक्का डाला था कि मुझे लेस वो मिले टेंशन। फिर उसके बाद मैंने जो नॉर्मली सब बढ़ते हैं सीडब्ल्यूसी, एमईएस ऐसा कर दिया था। हुँ। तो मुझे नहीं पता था कौन-सा मिलेगी और मैंने फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही थी जब रिज़ल्ट आया था ना, मैंने रिज़ल्ट भी चेक नहीं किया था अपना सर। जो सब लोग चेक कर रहे थे इतना स्कोर आया है, वो भी मैंने चेक नहीं किया था। कि इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं ये इतना मेहनत करने के बाद भी अगर ना हो तो कितनी डिमोटिवेट हो जाएँगे। लास्ट में सीधा सर एक ही बार जब रिज़ल्ट आई है बीटी 2 इतना इंतज़ार करने के बाद और उससे पहले सर आरबी का जो एग्ज़ाम था ना वो भी मैंने दिया। मतलब एग्ज़ीक्यूटिव तो खत्म हुआ और रुका नहीं सर क्योंकि मुझे पता था हो नहीं हो अलग बात है। उसमें मैंने मैथ तो कुछ नहीं पढ़ा था। आपका वाला वो आरबी का मतलब आरबी जेईई के लिए जो था इसी बैच में जिसको दिया हुआ था। तो मैथ हुँ। तो वो सब कंप्लीट किए नहीं थे और कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ा स्पीड मैथ बनाना चाहिए था। जानते तो मैंने तो हायर मैथमेटिक्स तक पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको पता था कि एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पीड चाहिए। तो फिर इन लोग जो मैथ पढ़ाए थे उसको 3-4-5 दिन में स्पीड में देखते हुए सब खत्म किए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो रेलवे में वो उसका बाद जैसे ही लगभग उसमें भी से मैंने 87 अटेम्प्ट कर दिए थे। फिर बाद में रिज़ल्ट कुछ अपना चेक-चाक करने के लिए जब आया था तो पता किया तो 71 मार्क्स था। वो इवनिंग शिफ्ट था ना 17 का सबसे टफेस्ट शिफ्ट, उसमें आया था मुझे। तो उसके बाद नॉर्मलाइज़ करके शो कर रहा था 81 के आस-पास। मैंने कहा बहुत है, पास हो जाएँगे इसमें। और आराम से। बस कंटिन्यू लगा रहा हूँ भले ही, लेकिन अब जैसे ही अब जाके रिज़ल्ट आई, तो पहली बार 3-4 दिन पहले, तो पापा को बोल दिया कि बस सिलेक्शन हो गया है, जितना मेहनत हमने की थी और जो डिपार्टमेंट चॉइस किया था वो मिल गई है। भले ही रैंक थोड़ा कम है, जो भी है, उससे मतलब नहीं है, मैंने जो चॉइस भरा और वही मुझे मिला, मेरे लिए यही सब कुछ है। और बस सर यही मैं तो बहुत खुश बिल्कुल हूँ। देखो हुँ। सोनू, हम लोग आपसे, मैं और शुभम सर अपने बारे में तो नहीं पूछेंगे कि मतलब होता है ना कि कौन-सा अच्छा फैकल्टी, ये सब तो हम आपसे नहीं पूछने वाले। पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम बहुत ही अच्छी टीम है, जितना ऐसा हमें लगता है। बट हम स्टूडेंट की राय भी इसमें लेना चाहते हैं। किस तरीके से हम लोग सही है आपके लिए, या किस तरीके से, क्या लगता है नहीं आपको? सर, इसमें से मैं बता सकता हूँ सर। मैंने बताया ना सर कि कॉलेज में पढ़ने के बाद भी मुझे उतनी डेप्थ में नॉलेज ना मिल पाई थी। तो जैसे सिमरन मैम थी, तो उन्होंने ये सर्वे और ये हाईवे करवाए थे। बहुत कुछ नया चीज़ जानने को मिला। बहुत कुछ ऐसी चीज़ मिली जबकि मैं ऑलरेडी 2 बार गेट क्वालीफाई कर चुका हूँ सर। अच्छी रैंक नहीं थी मतलब वो कॉलेज टाइम पे होता है ना सब कोई कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। दोनों बार दिया था, दोनों बार गेट क्वालीफाई हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और जो भी चीज़ नया सीख रहा था ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ, ये नहीं कर रहा था कि नहीं मुझे ये चीज़ आती है, नहीं आती है। और जो चीज़ मुझे मिल रहा था भले मैं जानता हूँ, फिर भी उसमें ऐड ऑन कुछ न कुछ हो ही जाता था। उसके बाद सर शुभम सर तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। और आपके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। आपसे तो मैं बहुत चीज़ अपने लाइफ़ में ने इसका यूज़ किया है, किस तरह से कामनेस आप होके आपसे तो पढ़ के सर ये रिलैक्स हो जा रहा था। हम लोगों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा पूरे दिन का पढ़ के जो फ्रस्ट्रेट हो रहा था ना, कि भई क्यों इतना सारा मैंने पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया। ऐसा क्या अलग सीख लिया आपने? क्या अलग ऐसा महसूस कर आपकी सर लिया? कोई भी करने की जो कामनेस थी कितने अच्छे से अब मैं सर आपसे एक चीज़ सीखा ना किसी भी चीज़ को कितना डीप तक पढ़ा जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और हर चीज़ आपके जो चीज़ आप बताते थे ना मैंने पूरे एनवायरनमेंट में बता रहा हूँ सर कि कभी मुझे लगा नहीं था कि एनवायरनमेंट भी एक इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगी या फिर ये इरिगेशन जो हाइड्रोलॉजी है, इतनी बेहतरीन होगी। मुझे लगता था ये सब बस ऐसा ही है परेशान लेकिन जब आपसे पढ़ा ना तो मैं खेतों में लगाने लगा कि हाइड्रोलॉजी कैसे चल रही है। तो बड़ी सर बेहतरीन पूरा मतलब इरिगेशन। पूरा लाइव एक्सपेरिमेंट इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का किया है। हाँ, तो हाँ, बड़ी आपसे बहुत तो कुछ नया कुछ सीखने को मिला। अपने नेचर में सर बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ा कि किसी भी प्रॉब्लम आ जाए बस कामनेस होके उसको निकालना है। कभी ज़्यादा तुरंत हाइपर नहीं होना है। जो भी होगा चुपचाप बस मुस्कुराते हुए निकलना है। अच्छा, तो तो बहुत मतलब तो आपने तरीके से शांत रहना सीखा है मुझसे, हैं?
तो सोनू, इस चीज़ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। 2025 में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, अब जो एग्ज़ाम देंगे आने वाले फ्यूचर में, कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर उनको क्या कहना चाहोगे? आपके क्या वर्ड्स होंगे उनके लिए? क्योंकि आपने एक लंबी जर्नी देखी है, आपने कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में एनआईटी से लेके बिल्कुल। एसएससी, जेईई में सीडब्ल्यूसी तक का सफ़र तय किया है। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को कि आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे उनकी हर्डल्स हो, उनके लिए पेन थोड़ा कम हो जाए? हम खत्म तो नहीं कर सकते आसान किसी चीज़ रास्ता को, हो जाए। थोड़ा रास्ता आसान हो जाए। सर मेनली मैं जहाँ तक देखा हूँ ना सर कि कुछ लोग जैसे ही उनको क्लास वाला जॉइन करते हैं तो अपने मन में ये चीज़ लगा के रखते हैं कि पहले मुझे इतनी चीज़ आती है, इतनी चीज़ नहीं आती है और अक्सर वो मुझे दिख भी जाती थी क्लास में। मैं ये कहूँगा कि यार तुम कितना जानते हो, नहीं जानते हो वो छोड़ो। मैंने तो यार प्रीलिम्स तक प्रिपरेशन कर रखी थी यूपीएससी की, लेकिन उसके बावजूद भी जब सर पढ़ाते थे तो चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ, ये सब चीज़ है और इतना ही करना, ना इससे ज़्यादा करना है, ना इससे कम करना है। ज़्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है? और जो भी आपको पढ़ाया गया मैं जानता था, नहीं जानता था, सब भूल गया। मैं सब छोड़ दिया कि मुझे क्या आता ही नहीं आती। बस जितना आपने पढ़ाया उसको अच्छे से नोट किया, तैयार किया और उसको बेहतरीन ढंग से अपने अंदर रखने की कोशिश किया ताकि एग्ज़ाम टाइम पे, क्वेश्चन टाइम पे जब मैं करूँ तो ये पूरी तेज़ी से आवे, ये ज़्यादा लेट ना लगावे और ये मैं करता रहा। तो जो स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि मुझे ये आता है, नहीं आता, ये सब जो जो ये सब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे ना, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा कि मुझे कुछ आता है। वो अपने आप को शोबाज़ी नहीं कर सकते हैं। अगर वो ये सब के पीछे पड़े कि मुझे ये आता है, ये आता है, तो वो फिर ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाएँगे। वैसे भी बेटा बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एक लाइफ़ का भी मतलब मेरा भी सर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। लाइफ़ में थोड़ा-सा स्टेबल रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए अपने काम पर। जो एक्चुअल में तुम्हारा रोल है, जो एक्चुअल में तुम्हारा वर्क है, ना कि हम उन सब चीज़ों में जो हमारा एक्चुअल में जॉब नहीं है या जो काम नहीं है। जैसे आप लोगों का पढ़ने का काम है, तो आप उसी पर फ़ोकस करें। मतलब शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं है। शो ऑफ किससे ही करोगे यार लाइफ़ में। तो काम रहना चाहिए, बिल्कुल आपने बात सही बोली, इसको मैं सर एक्सेप्ट कर सकता जी, हूँ। थोड़ा जी, मैं भी जी, शांति जी, रहता हूँ, जी सर, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। उसके साथ-साथ मैं हमेशा बैच में सर बच्चों को बोलता भी हूँ और ये बात मैं आप तो पढ़े हैं, मैं बाकी स्टूडेंट के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। बेटा थोड़ा समंदर की तरफ देखने का कोशिश करो। ये जो समंदर है ना सर, मतलब सर, मैं मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल चीज़ें कोई भी रहती एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपको कंटेंट इन्फिनिटी मिल हैं। जाएगा। बिल्कुल, बट आपको उसमें से कितना काम में लेना बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिपेंड करता है और वो जो यहाँ फैकल्टीज़ है ना, वो आपको अच्छे उसी से जान मोड में, उसी तरीके से तैयारी कराती है। उनको पता होता है कि किस क्रक से क्या पूछे जाने वाला है बिल्कुल, और कितना पार्ट पूछे जाने वाला है। बिल्कुल और वैसे तो भी मतलब शांत रह के बच्चों तैयारी करो। शांत का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। वेस्ट मत करो। शो ऑफ करने में कुछ नहीं होता यार। जो आप हैं वो रहेंगे। जो आप हैं, जो आपकी तैयारी है वो आपके साथ चलेगी। अब देखो कितना शांत रह के मतलब सर कहाँ से कैसे उठ के आया, सब कुछ देखा, ये तो आज पूरी दुनिया सुनेगी ना। जी लेकिन सर। कितना शांत रह के तैयारी की है। अभी भी कह रहा है कि मैंने नेचर में बदलाव कर लिया। भाई नेचर में बदलाव करने का मतलब इसको बोलते हैं एनर्जी कंज़र्व करना। आपने अपनी एनर्जी बचाई है। एनर्जी सही जगह जो लगनी चाहिए थी, वहाँ पे लगा के स आपने रिज़ल्ट लिया सर, वाटर बजट इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। है। एक ही नाम याद है मुझे हाइड्रोलॉजी में, वाटर बजट इक्वेशन, चलिए उसको बैलेंस कर लिया नहीं और स्ट्रक्चर में कहूँ तो इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं एक्चुअल में वहीं से मैंने भी यही सीखा है कि भाई थोड़ा शांत रहो, आराम से काम करो, इफेक्टिव काम करो, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करो, मेहनत करो, लेकिन अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। दिखावा दिखावा कुछ नहीं होता है ना। ये ही आपके भी काम आया है, बाकी स्टूडेंट के लिए भी यही एक मैसेज है, हम सब की तरफ से भी, सोनू की तरफ से भी। तो इफेक्टिव बनिए, है ना? रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए। किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं, वो वैसे आप ही रहिए, रहिए। ओरिजिनल रहिए। ओरिजिनल रहिए। किसी को खुश करके अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है। वो सोनू को भी आप लाइव देख सकते हैं, पूरे तरीके से इसकी लाइफ़ का एक्सपीरियंस देख सकते हैं और अपने अनुभव से भी भाई हम लोग भी बोल सकते हैं, दिखावे में कुछ नहीं है, किसी को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हर आदमी अपना काम अच्छे तरीके से अगर करता करता जाए। है, तो उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो सर, आज तो सोनू, ये तो बहुत ही अमेज़िंग स्टोरी रही है आपकी, अमेज़िंग आपका जर्नी रही है। यार इस जर्नी को मतलब स्टूडेंट तो मोटिवेट होंगे ही होंगे। खुद यार हमारे अंदर एनर्जी आ गई है तुम्हें देखकर बिल्कुल सर। और मैंने जैसे इतना भी बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे जूनियर इंजीनियर बना हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, 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 नहीं। आपके जूनियर इंजीनियर बनने से ऐसे तो यार देखो हमारे हर एक डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं
कि जो आपने स्ट्रगल को इस एज में जो आपने हैंडल किया है, जो आपने समझदारी दिखाई है, वो हर कोई नहीं दिखा। जो मैच्योरिटी दिखाई है, वो हर स्टूडेंट के अंदर इस एज में तो एटलीस्ट नहीं मिलता है। तो इतने हर्डल्स, इतने ट्रबल्स, इतना पेन लेते हुए आगे बढ़ना और फैमिली को लेके आगे बढ़ना, ये एक अलग चीज़ है ना? तो यही है, बाकी बहुत अच्छा है भाई, हम सबकी तरफ से जो है बहुत सारी विशेज़ हैं आपके लिए, लाइफ़ में अभी और आगे आपको जाना है और एक अच्छे टैग के साथ भी है, भाई एक अच्छे कॉलेज से आपकी बीटेक है और उसके साथ-साथ आपने सीडब्ल्यूसी जो आप चाहते थे वो आपको डिपार्टमेंट मिला है। अभी और भी हमारी पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम जो है विश करती है हमेशा आपको और एक उम्मीद करेगी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्क करेंगे, वो वाह! एक इफेक्टिव इंजीनियर्स वाला स्टूडेंट की तरह काम करेंगे क्योंकि हम लोग सेम टाइम पर इतना भी कोशिश करते हैं कि भाई आपको फ कितनी मैच्योरिटी दिखानी है डिपार्टमेंट में, एक ऐसा हीरा बन के आपको वहाँ पे रहना है, जो आप सारे डिपार्टमेंट को चमके, पूरी दुनिया को चमके। हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपका, आपके परिवार को, सैल्यूट है भाई, आपकी फैमिली को, आपके जज़्बे को, इसके लिए ज़रूर हम बोलेंगे सर। वैसे सर डीवी जब हो जाए बच्चे का, तब भई मिठाई के डब्बे का वेट रहेगा, ठीक है? बुलाएँगे कभी, कोशिश करेंगे कि हम लोग मिलें और एक चीज़ और रह गया सर, हुँ। कि आप बिहार से हैं, कहाँ से हैं? यार ये चीज़ हम पूछ नहीं पाए, एक बार बताना? बिहार से हूँ, बिहार में किस जगह से हैं आप? समस्तीपुर जिले। समस्ती समस्तीपुर। समस्तीपुर, समस्तीपुर। ओके, ओके। चलिए ठीक है, भाई कभी भी अपना मोस्ट वेलकम है आपका फिज़िक्स वाला में, बिल्कुल। ठीक है? और आप जैसे स्टूडेंट तो आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट को, अपकमिंग स्टूडेंट को, ठीक है? चलिए, हमेशा आपके साथ खड़ा है पीडब्ल्यू, पूरे इंजीनियर्स वाला की टीम आपके साथ खड़ी है, हमेशा। कभी भी आपको कुछ भी लगे, कैसा भी प्रॉब्लम लगे, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं, रात में, दिन में, जितना बेस्ट होता है, उतना बेस्ट करते हैं। पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम बहुत डेडिकेटेड है, जितना सर हम लोग समझते हैं। वैसे एक चीज़ है, हमें तारीफ़ सुन के खुश होने की आदत नहीं है। एक चीज़ हम बता दें, थोड़ा-सा मतलब सर मैं इसको पर्सनली ज़रूर बोलना चाहूँगा और ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि यार अपनी तारीफ़ें केवल वहाँ तक सुननी है, जहाँ तक आप बस मोटिवेट रहें। एक लिमिट से ज़्यादा तारीफ़ें सुनकर खुश होना अपनी, वो मूर्ख होता है। क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वहाँ पर एनर्जी वेस्ट है हाँ, सबसे। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमेशा एक अच्छे एक समझदार इंसान की तरह ट्रीट करना है, बने रहना है हमेशा अपनी एनर्जी को लगा के और बड़ी-बड़ी हाइट्स को टच करना है। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू गुड भाई लक। आपके फ्यूचर के लिए आप बहुत ऊपर जाएँ, बहुत अच्छे अच्छे जो है और भी बड़ी-बड़ी सक्सेस लें। आप लाइफ में जहाँ भी रहें, सक्सेस ऐसा नहीं है सर एक सीडब्ल्यूसी मिल गया तो सक्सेस पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। आप डिपार्टमेंट में जाएँगे, वहाँ पर भी और आगे बढ़ेंगे और और नेक्स्ट आगे स्टेप बढ़ेंगे। देखेंगे। पूरे इंडिया में आप जो है जाने जाएँगे, तो ये हमारी हमेशा कामनाएँ रहेंगी। चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चे। थैंक थैंक यू।